अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो हम चैप्टर नंबर 11 टॉपिक करेंगे, चैप्टर नंबर 11 का वो हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर के अंदर आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये पेपर के अंदर आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपने आगे जो टॉपिक करने हैं वो आपने सेकंड लॉ की बेस के ऊपर ही करने हैं, इसलिए गौर से पूरे लेक्चर को सुनिएगा। तो इससे पहले आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बोलता था कि हीट जो है वो कन्वर्ट हो सकती है इंटरनल एनर्जी में भी और वर्क के अंदर भी। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता था कि नेचर के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है, डील करता है। मतलब आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमें फर्स्ट लॉ ने सिखाया था कि आप हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है और ना ही एनर्जी क्या की जा सकती है, डिस्ट्रॉय की जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ हमें इतनी बात तो बता रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो नेचर के अंदर क्या करता है, डील करता है। लेकिन एनर्जी कैसे वर्क के अंदर कन्वर्ट होगी ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता। और ये बात हमें कौन बताता है, ये हमें बात बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि एनर्जी कब फ्लो कर सकती है। मतलब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी से किधर को चलती है, कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, वो ये नहीं बताता कि क्या एनर्जी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भी चल सकती है। जैसा कि हम अब जानते हैं कि हॉट बॉडी से हमेशा एनर्जी किधर को चलती है, कोल्ड बॉडी की तरफ चलती है। ठीक है, तो ये बात हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता, और साथ ही ये भी बता नहीं पाता कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जब हम वर्क को एनर्जी के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो सारा का सारा वर्क आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जब हम हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने जाते हैं, वर्क के अंदर, तो हम सारी की सारी हीट एनर्जी को कभी भी वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसीलिए फर्स्ट लॉ जो है वो हमें नहीं ये बता देता है कि हीट कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर, वर्क के अंदर, बट ये नहीं बताता कि किन कंडीशन के तहत। मतलब हीट जब वर्क के अंदर फ्लो होगी तो उसको कहाँ, किस तरफ मूव करना है। मतलब हीट को अगर वर्क के अंदर कन्वर्ट करना है तो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करना पड़ेगा। और ये बात हम हीट इंजन के अंदर सीख चुके हैं कि अगर आपने एनर्जी को वर्क में, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो उसको आपको हॉट बॉडी से किधर मूव करवाना पड़ेगा, कोल्ड बॉडी की तरफ। और ये बात हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता, और ये बात हम सीखेंगे किसके अंदर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये भी बताएगा कि कैसे कन्वर्जन होगी हीट एनर्जी की किसके अंदर, वर्क के अंदर, प्लस ये भी बताएगा कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो सकती है एक तरह हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ये हमें सिखाएगा कौन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको बिल्कुल आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि एक क्रिकेट के मैच के अंदर अगर बैट्समैन के पीछे से बॉल गुजरेगा तो उसको वाइड करार दिया जाएगा। ठीक है, अगर बॉलर का पाँव, ठीक है, लाइन से क्रॉस करेगा तो उसको नो बॉल करार दिया जाएगा। ठीक है, अगर बॉलर की गेंद विकेट को हिट कर गई तो बैट्समैन जो है वो आउट करार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लॉ में ये नहीं बताता कि वो मैच, क्रिकेट का मैच कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या क्रिकेट का मैच पानी के अंदर हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल ये बात हमें कौन बताता है, ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि जो हीट है अगर उसको वर्क में कन्वर्ट करना है तो कैसे वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये बात हम बहुत हद तक हीट इंजन के अंदर सीख चुके हैं कि अगर हमने एनर्जी को कन्वर्ट करना है वर्क के अंदर तो हीट को मस्ट फ्लो करना पड़ेगा हॉट रेजरवायर से किधर, कोल्ड रेजरवायर की तरफ। जब हम हीट को हॉट रेजरवायर से किधर मूव करवाएंगे, कोल्ड रेजरवायर की तरफ, तभी हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकेंगे किसके अंदर, वर्क के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट जो हम सप्लाई करते हैं वो दो कामों में यूज़ होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी प्लस
वर्क डन में, ठीक है। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट को हमने वर्क में कन्वर्ट किया है, तो उसके लिए डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होना ज़रूरी है, 0। और वो तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस कैसा हो, साइक्लिक हो, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है उसको एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा, तो तभी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो सकेगी किसके अंदर, वर्क के अंदर। अब हीट के अंदर चेंज कितना आया, तो वो कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q2। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई किसके अंदर, वर्क के अंदर, ठीक है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने, याद रखिएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जिन 2 साइंटिस्ट की हैं वो हमारे पास एक केल्विन है और दूसरे हमारे पास क्लॉसियस है। तो अब हम केल्विन और क्लॉसियस की स्टेटमेंट से भी समझेंगे कि सेकंड लॉ हमें क्या बताना चाह रहा है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हीट इंजन में हम पढ़ चुके हैं कि हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है अगर वो हाई टेम्परेचर रेजरवायर से किधर चले, लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ चले। तो केल्विन ने बोला कि नेचर में ऐसा हीट इंजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो सारी की सारी हीट एनर्जी हॉट रेजरवायर से ले और उसको कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, वर्क के अंदर, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू केल्विन कभी भी ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है कि जो सारी की सारी हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे। जैसा कि हम सीख चुके थे कि कुछ हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है वर्क के अंदर और बाकी हीट एनर्जी जो है वो एक्सपेल हो जाती है किसके अंदर, कोल्ड रेजरवायर के अंदर। और केल्विन के अकॉर्डिंग ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारी की सारी हीट कन्वर्ट हो जाए वर्क में और कोई भी हीट एक्सपेल ही ना हो किसके अंदर, कोल्ड रेजरवायर के अंदर। मतलब आप कह सकते हो कि आइडियल हीट इंजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी भी सारी की सारी एनर्जी वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसीलिए अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस, ऐसी डिवाइस बनाना नामुमकिन है विच में कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ सिंगल रेजरवायर, जो एक सिंगल रेजरवायर से क्या ले, हीट ले एंड एंटायरली इनटू वर्क विदाउट लिविंग एनी चेंज इन दी वर्किंग सब्सटेंस, और सारी की सारी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, वर्क के अंदर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी इंजन जो है वो हमारे पास पेट्रोल इंजन है या वो हमारे पास डीजल इंजन है, वो कभी भी 100% एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसलिए जो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है वो 25% होती है, मतलब वो 100 में से जस्ट 25% हीट एनर्जी को ही कन्वर्ट कर पाता है किसके अंदर, वर्क के अंदर। बाकी हीट को वो एक्सपेल कर देता है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। इसी तरह डीजल इंजन भी सारी की सारी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाता किसके अंदर, वर्क के अंदर। वो भी 35 to 40% एनर्जी को ही जस्ट कन्वर्ट कर पाता है किसके अंदर, वर्क के अंदर, ठीक है। तो इसकी एक सिंगल रेजरवायर हो और वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम एक एग्जांपल एटमॉस्फेयर और ओशियन से समझ सकते हैं। आप याद रखें, आप जितनी भी हीट जो है एक्सपेल कर रहे हैं वो आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर हम रोज़ कितनी हीट को एक्सपेल कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी एनर्जी पहले से ही मौजूद है, ठीक है। अब आप देखें, हम एटमॉस्फेयर के अंदर जो मौजूद एनर्जी है, ठीक है, उसको हम अपने फ़ायदे के लिए, मतलब अपनी एनर्जी के पर्पसेस, जो चीज़ें हैं, पर्पसेस जो हैं, उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर मुझे एटमॉस्फेयर से कम एनर्जी का रेजरवायर मिल जाए, ठीक है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर से भी कम टेम्परेचर का मेरे पास कोई रेजरवायर आ जाए तो मैं इस एटमॉस्फेयर की एनर्जी को
उस रेजरवायर जो इससे लो टेम्परेचर का होगा उसकी तरफ अगर मैं मूव करवाऊँ तो मैं रास्ते में क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, वर्क परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसा कि हम ये बात हीट इंजन के अंदर सीख चुके हैं, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर से कम टेम्परेचर का कोई रेजरवायर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम कभी भी एटमॉस्फेयर की मौजूद एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और सेम इसकी एग्जांपल इसी तरह ओशियंस भी हैं। समुंदर भी जो है वो एनर्जी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। अगर हमें इससे भी कम टेम्परेचर का अगर कोई रेजरवायर मिल जाए तो ओशियन जो है, जो आपका समुंदर है, वो हाई टेम्परेचर रेजरवायर बन जाएगा, और इससे लो वाला जो होगा रेजरवायर वो कोल्ड रेजरवायर बन जाएगा। और हम समुंदर के पानी को हॉट रेजरवायर से कोल्ड रेजरवायर की तरफ मूव करवाएंगे तो रास्ते में हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर और ओशियन एग्जांपल हैं, जो एक ऐसे सिंगल रेजरवायर की एग्जांपल है जिसकी एनर्जी को हम कभी भी वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अब क्लॉसियस की भी स्टेटमेंट है, जैसा कि हमने देखा था कि जो हीट है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अब याद रखिएगा, हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भी जा सकती है। हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ अगर एनर्जी ने मूव करना है, ठीक है, तो वो खुद ब खुद मूव कर सकती है। मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का जाना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो अपनी मर्जी से हॉट से किधर मूव कर जाती है, कोल्ड बॉडी की तरफ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो पानी है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करता है, लेकिन कभी भी वो खुद ब खुद लोअर लेवल से मूव नहीं करता किसकी तरफ, हायर लेवल की तरफ। इसी तरह अगर मैं एक चाय का कप रखता हूँ वो खुद ब खुद ठंडा हो जाता है, लेकिन वो खुद ब खुद दोबारा गर्म नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैं पानी के अंदर नमक डालता हूँ तो हम देखते हैं वो नमक पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन वो दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में खुद ब खुद नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि सेकंड लॉ से हमें ये भी पता चल रहा है कि किस तरफ हीट फ्लो करेगी, मतलब कि हीट की फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होगी। तो वो हॉट बॉडी से हमेशा किधर को चलेगी, कोल्ड बॉडी की तरफ। तो क्लॉसियस ने बोला कि हीट कैन फ्लो, हीट फ्लो कर सकती है हॉट बॉडी से किधर, कोल्ड बॉडी की तरफ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। बगैर वर्क परफॉर्म किए आप कभी भी हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, कभी भी जो हीट है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव नहीं कर सकती विदाउट दी हेल्प ऑफ वर्क। ठीक है, अगर आपने उसको कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो आप देखें आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है वो क्या करता है। अब आप याद रखें जो आपका कंप्रेसर है वो लो टेम्परेचर पे है, और आपकी जो एटमॉस्फेयर जो आपकी सराउंडिंग है वो कंप्रेसर की निस्बत हाई टेम्परेचर पे है। अब हम चाहते हैं कि हीट जो है वो कंप्रेसर जो है वो हीट को निकाले, ठीक है, हीट को निकाले और एटमॉस्फेयर में फेंकता जाए। आपका ये जो रेफ्रिजरेटर है वो यही काम करता है, वो कोल्ड रेजरवायर से हीट निकालता है और किधर एक्सपेल करता जाता है, हॉट रेजरवायर के अंदर। लेकिन आप जानते हैं कि वो कंप्रेसर ऐसा तभी कर पाता है जब आप कंप्रेसर को पीछे से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो। जब कंप्रेसर को बाहर से आप किसी फॉर्म की एनर्जी देते हो, ठीक है, उसके ऊपर किसी फॉर्म का वर्क करते हो, तभी वो हीट को कोल्ड रेजरवायर से किधर कन्वर्ट कर पाता है, हॉट रेजरवायर के अंदर। इसका मतलब है हीट खुद ब खुद कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ मूव नहीं कर सकती अनलेस आप क्या ना करो, वर्क परफॉर्म ना करो। ठीक है, तो याद रखिएगा हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ चलेगी, और कोल्ड से हॉट की तरफ लेके जाने के लिए आपको हमेशा उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज यहीं तक कंप्लीट हो गया ये टॉपिक आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।